एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो आपका लेक्चर हो जाता है वो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार आपका जो सब्जेक्ट हो जाता है, इसका फर्स्ट लेक्चर है। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस किया, जो कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर उस सिलेबस को देख सकते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि सिलेबस इसका क्या है, हमें कितना पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें हमारे सिलेबस में है। ठीक है ना? तो आप लोग उसको भी देखिए प्लेलिस्ट में जाकर। और आप लोगों का ये आज का फर्स्ट लेक्चर हो जाता है, यानी आपका जो शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार हो जाता है, इसका फर्स्ट लेक्चर हो जाता है। ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर ले, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, एक चीज कहना चाहेंगे, जैसे कि हमने आप लोगों से कई बार ये चीज कही है कि उर्दू आप लोगों का ये जो सब्जेक्ट है इसको स्टार्ट करना है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि कितने लोग उर्दू सब्जेक्ट लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें चूज करना होता है ना। आप किसी को मतलब संस्कृत इजी लगती है तो वो संस्कृत सब्जेक्ट चूज करता है, और किसी को उर्दू सब्जेक्ट इजी लगता है तो वो यानी उर्दू सब्जेक्ट चूज करता है। तो आप लोग कितने लोग हो जो उर्दू सब्जेक्ट आप लोगों ने चूज किया है, तो आप लोगों को उर्दू सब्जेक्ट पढ़ना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्लास कंटिन्यू करें। ठीक है ना? और फिर उसकी टाइमिंग भी हम आप लोगों को बता देंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले आज देख लेते हैं। अध्याय आपका हो जाता है, यानी पार्ट जो आपका हो जाता है वो मापन एवं मूल्यांकन हो जाता है। ठीक है ना? इसमें सबसे पहले हम एक परिभाषा पर डिस्कस करेंगे कि जो रॉस महोदय हैं, ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा है। रॉस महोदय की परिभाषा सबसे पहले जान लेते हैं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो रॉस महोदय ने कहा है, यानी रॉस के अनुसार हो जाता है कि यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। ये परिभाषा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। इन्होंने क्या कहा है कि अगर मापन के सारे यंत्र और साधन इस संसार से लुप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता क्या होगी, वो बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। ठीक है ना? और मूल्यांकन का मतलब क्या होता है? जैसे कि जांच करना, हर एक चीज की जांच की जाती है। जैसे आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते एक टाइम ऐसा आता है जो आपकी जांच की जाती है, जैसे कि मासिक आपकी परीक्षाएं होती हैं, टेस्ट होते हैं, फिर उसके बाद वार्षिक परीक्षाएं होती है। ये क्या है? ये आपकी जांच ही तो है। या आप क्या है, किचन में गए, किचन में आप खाना बना रहे हैं, तो वहां पे आपने जांच की कि नमक कैसा है, मिर्च कैसी है, उसकी आपने जांच की, यानी आपने मूल्यांकन किया। आप सफर में हैं तो वहां पे आप ये जांच कर रहे हैं कि जो अगर मान लीजिए आप ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं, ट्रेन कितने बजे तक आएगी, है ना, इसका टिकट कितने रुपए का है, इन सब चीजों की आप जांच करेंगे। तो ये क्या हो जाता है? ये मूल्यांकन ही हो जाता है ना, ये मापन हो जाता है। आप मापन कर रहे हैं, तो इसका मतलब कहने का ये हो जाता है कि यदि हम रॉस के उपयुक्त कथन पर दृष्टिपात करते हैं, यानी इन्होंने क्या कहा है कि मापन के सारे यंत्र साधन इस संसार से यदि लुप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता क्या होगी, तो बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी। यानी जो विविध होता है कि आधुनिक सभ्यता का आधार मापन ही है, क्योंकि मापन के अभाव में ये कहना है कि हमें कितनी उन्नति की है अर्थहीन होगा। आज हर एक कार्य, यानी हर एक वो काम जो है वो हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। यानी जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या है, तो मापन की आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है, तो जन्म से लेकर मृत्यु तक किसी ना किसी रूप में ये प्रक्रिया चलती रहती है। यानी मनुष्य जब जन्म लेता है और मृत्यु तक मापन होता है। यानी जैसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं, यानी व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसका कितना वजन है। जैसे मनुष्य, जैसे जो भी कोई भी व्यक्ति है तो वो पहले जन्म लेता है ना, तो बहुत छोटा सा बेबी होता है ना, तो वहां से स्टार्ट हो जाता है, यानी जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसका कितना वजन है, बालक स्वस्थ है या नहीं है, यह देखना ही क्या हो जाता है, ये मापन हो जाता है। और मूल्यांकन, है ना, कहने का मतलब ये हो जाता है कि मापन की प्रक्रिया व्यक्ति के जीवन के साथ ही शुरू होती है और मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है। यानी मनुष्य जब जन्म लेता है तब से आपका मापन स्टार्ट हो जाता है, और जब तक मृत्यु नहीं हो जाती, जन्म से लेकर मृत्यु तक
मापन चलता है, ठीक है ना। जैसे वही चीज अभी हम लोग बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि यात्रा करते समय हमें दूरी, समय, गति, धन, मात्रा, जैसे भाई हम जा रहे हैं तो टिकट कितने का है ना, तो ये धन की बात हो गई। समय कितनी देर में आएगी ट्रेन, या कितना समय लगेगा, तो ये सब चीजों को जांचना यानी मापन करना पड़ता है। स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं तो कितने घंटे का कितना पीरियड है, कितने बजे से स्कूल है, कितने बजे छुट्टी होगी, तो ये सब हो जाता है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे बीमार होने पर तापक्रम देखना, बच्चों के जन्म लेते ही घड़ी देखना, उसका भार लेना, प्रवेश से पूर्व यानी जो प्रवेश से पहले उसकी बुद्धि परीक्षा लेना, खाना बनाते समय मिर्च मसालों की मात्रा निर्धारित करना, चाय में कितनी चीनी डालनी है अथवा दाल में कितना नमक डालना है, ये सब मापन ही है। इसके अतिरिक्त प्रकृति भी इस तरह से क्या है, मापन इसमें भी होता है, यानी मापन प्रक्रिया से क्या है, अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है। जैसे सूर्य का उदय होना, भाई सुबह सूर्य उदय होगा यानी सूर्य निकलेगा, कंफर्म है ना। अस्त होना, ऋतु परिवर्तन कि धूप निकली है, बारिश होगी, अब एक आसार नहीं बन जाते हैं कि इस तरह का मौसम है तो हो सकता है बारिश होने की संभावना है, या जैसे कि कभी कभी क्या होता है, बहुत अंधेरा जैसा छा जाता है, धुंध जैसी छा जाती है, तो कहते हैं कि हो सकता है आंधी आ जाए, तो ये सब क्या चीजें हैं, ये सब मापन हो जाता है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हैं। तो चलिए सब इसमें देख लेते हैं आपका जो हो जाता है शैक्षिक मापन का अर्थ। अभी तक हम लोग क्या समझ रहे थे, शैक्षिक मापन ही समझ रहे थे, उदाहरण ही समझ रहे थे, ठीक है ना। तो मापन से हमारा तात्पर्य किसी निश्चित इकाइयों में वस्तु या गुण के परिमाप या मात्रा का पता लगाना है। जैसे किसी रेखा की लंबाई, किसी विषय के प्राप्तांक अर्थात शिक्षा संबंधी किसी तथ्य के विभिन्न आयामों यथा अंक, ग्रेड, मात्रा आदि प्रदान करना शैक्षिक मापन है। मापन की संपूर्ण क्रिया से तथ्यों की उचित इकाई में प्रकट किया जाता है। मापन का सामान्य सिद्धांत गणित से संबंधित है। यहाँ मापन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कुछ विद्वानों की परिभाषाएं दी गई हैं, तो हम यानी हम इन परिभाषाओं को देख लेते हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा में एम.एस. स्टीवेंस के अनुसार मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। उसके बाद आपकी परिभाषा हो जाती है जी.सी. हेल्मस्टेड के शब्दों में मापन को किसी वस्तु या व्यक्ति में निहित किसी विशेषता की मात्रा का आंकिक वर्णन प्राप्त करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जाता है। थॉर्नडाइक के शब्दों में प्रत्येक वस्तु जो जरा भी सत्ता रखती है, किसी ना किसी परिमाण में सत्ता रखती है, मापन योग्य है। यानी वही चीज कहने की कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक मापन होता है हर एक चीज में। बच्चा जैसे ही जन्म लेता है, कितने समय, किस टाइम उसने जन्म लिया, कितना वजन है उसका, इन सब चीजों का मतलब स्टार्टिंग से मापन होने लगता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है। यानी देखिए उपरोक्त परिभाषाओं का विवेचन करने से स्पष्ट होता है कि मापन के द्वारा व्यक्तियों या वस्तुओं में उपस्थित किसी गुण अथवा विशेषता के तत्व का पता लगाया जाता है। यह तत्व गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। कैसा कैसा हो सकता है, तो गुणात्मक भी हो सकता है और मात्रात्मक भी हो सकता है। किसी गुण या विशेषता के गुणात्मक तत्वों में या तो उस गुण या विशेषता की उपस्थिति अनुपस्थिति की चर्चा की जाती है अथवा उस गुण या मापन, अब या जैसे देखिए यहाँ पे क्या हो जाता है कि उसके गुण से, है ना, तो उसके गुण या मापन के द्वारा क्या किया जाता है, विशेषता को बताया जाता है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलते हैं देखते हैं मापन के प्रकारों को देख लेते हैं। तो मापन के कितने प्रकार होते हैं, इसको समझने से पहले इसकी थोड़ी सी अवधारणा को समझ लेते हैं। अवधारणा देखिए इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन की अवधारणा। तो मनोविज्ञान के क्षेत्र में मापन का प्रारंभ विलियम वुंट के द्वारा, किनके द्वारा, तो विलियम वुंट के द्वारा, विलियम वुंट के द्वारा
वुंड के द्वारा कब किया गया? तो 1879 यानी 79 में कहाँ किया गया? तो जर्मनी में किया गया, है ना। जर्मनी में किया गया, यानी जर्मनी के नगर लिप्जिंग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना के परिणाम स्वरूप हुआ। अब अगर बात की जाए तो मनोवैज्ञानिक मापन के क्षेत्र में फ्रांसीसी योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। कौन? तो फ्रांसीसी योगदान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। और वो देखिए, ये समस्या थी कि पिछड़े हुए लोगों की सहायता किस प्रकार की जाए। इस कार्य में बिने, किसने? तो इस कार्य में बिने का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने परिकल्पना बनाई कि ऐसे लोगों का मस्तिष्क का ढांचा इस योग्य नहीं होता। और बिने ने अब क्या किया? 1905 ईस्वी में बिने ने बुद्धि परीक्षण हेतु एक टेस्ट का निर्माण किया। कब किया? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। 1905 ईस्वी में किन्होंने? तो बिने ने, ठीक है ना। किसने? यानी तो बिने ने बुद्धि परीक्षण के लिए एक टेस्ट क्या किया? तो एक टेस्ट का निर्माण किया। शैक्षिक मापन का विकास काल 19 से 1960 तक माना जाता है और 19वीं शताब्दी मापन की प्रारंभिक अवस्था है और 20वीं शताब्दी मापन की चरम अवस्था कहलाती है, क्योंकि 1960 से यानी 1960 तक क्या हुआ? तो बहुत से परीक्षण बन चुके थे। अब शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मापन व्यवहार में परिवर्तन लाना है। मानव व्यवहार में परिवर्तन किस रूप में किया जा रहा है, वो ठीक दिशा में हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए मानव व्यवहार का मापन जरूरी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं मापन के प्रकारों को। तो मापन के दो प्रकार हो जाते हैं। कितने प्रकार हो जाते हैं? तो दो प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से प्रकार हो जाते हैं? तो परिमाणात्मक मापन और गुणात्मक मापन। इनके देखिए निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया गया है। तो देख लेते हैं परिमाणात्मक मापन और गुणात्मक मापन। परिमाणात्मक मापन भौतिक विज्ञान के माप हैं। किसके माप है? तो भौतिक विज्ञान के माप है। और अगर गुणात्मक मापन की बात की जाए तो गुणात्मक मापन सामाजिक विज्ञान के माप है। किसके माप है? तो सामाजिक विज्ञान के। ये शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए परिमाणात्मक मापन, इसमें तथ्य स्थूल भौतिक रूप से मापा जा सकता है और गुणात्मक मापन में इसमें मापन भौतिक एवं स्थूल ना होकर सूक्ष्म तथा जटिल होते हैं। अब इसमें है परिमाणात्मक मापन में इसमें माप की निश्चित इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता है और गुणात्मक मापन में इसमें माप निश्चित एवं निर्दिष्ट इकाइयों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। और परिमाणात्मक मापन, इसका संबंध शून्य से सदैव रहता है। उदाहरण 30 अंक का तात्पर्य 0 से ऊपर 30 अंक। और इसमें आपका गुणात्मक मापन में है, इसका संबंध शून्य से नहीं होता है। शून्य आता ही नहीं है, यदि आता है तो अर्थहीन हो जाता है। जैसे रुचि, बुद्धि परीक्षण में शून्य नहीं होता है। उसके बाद है इसमें इकाइयों की स्पष्टता, निर्दिष्टता, सुनिश्चितता होती है। 1 मीटर की सभी 3/4 यानी 3 से 4 इकाइयां समान हैं। और इसमें आपका हो जाता है, इसमें इकाइयां निश्चित तथा निर्दिष्ट नहीं होती हैं। उदाहरण 3 एवं 4 में जो अंतर है वो 13 और 14 में अंतर के। तो इस तरह से आपने क्या देखा? यहाँ पे मापन के प्रकारों को देखा। मापन के दो प्रकार हो जाते हैं, परिमाणात्मक मापन और गुणात्मक मापन, ये आपके हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं शैक्षिक मापन के प्रकार। अब शैक्षिक मापन के प्रकारों को देखेंगे, यहाँ पे समझ लेते हैं। शैक्षिक मापन के दो भाग, यानी शैक्षिक मापन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। किसमें? तो मानसिक मापन और भौतिक मापन, इसमें मापा गया है, ठीक है ना। तो इसको देख लेते हैं। इसमें आपका हो जाता है मानसिक मापन। मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे बुद्धि, रुचि, अभियोगिता, उपलब्धि आदि। मानसिक मापन की प्रवृत्ति सापेक्षिक होती है, अर्थात इसमें प्राप्तांकों का स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या चीज हो गया? जैसे इसमें मानसिक मापन हो जाता है। अब बुद्धि,
तो इसमें देखिए मानसिक मापन में क्या कह रहे हैं कि मानसिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भाई नाम ही से पता चल रहा है कि मानसिक मापन है, तो इसमें बुद्धि हो जाती है, रुचि हो जाती है, अभियोगिता हो जाती है, तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद भौतिक मापन आपका हो जाता है। तो भौतिक मापन के अंतर्गत क्या आती हैं चीजें? भौतिक मापन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, जैसे लंबाई, दूरी, ऊंचाई आदि। भौतिक मापन की प्रकृति निरपेक्ष होती है तथा इसके प्राप्तांक महत्वपूर्ण होते हैं। मापन के प्रतीक जैसे हो जाते हैं, मापन के प्रतीक मात्रकों को संक्षेप में प्रदर्शित करते हैं। भौतिक राशियों के मात्रकों के प्रतीक इस प्रकार है, जैसे लंबाई बराबर मीटर है ना, द्रव्यमान तो किलोग्राम, केजी पदार्थ की मात्रा मोल है ना, विद्युत धारा तो एम्पियर ए, ताप केल्विन के, और ज्योति तीव्रता कैंडेला सीडी, ये हो जाता है आपका। अब यहाँ पे देखेंगे मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन के अर्थ को समझेंगे। मूल्यांकन का अर्थ इसको समझ लेते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे किससे? तो मूल्य और अंकन से। इस प्रकार मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ हुआ छात्र के गुण दोषों की व्याख्या करके उसके संबंध में उचित निर्णय करना अथवा उसके यथार्थ मूल्य का निर्धारण करना। अन्य शब्दों में मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी कार्य, वस्तु या व्यक्ति का मूल्य निश्चित किया जाता है। हम प्रत्येक प्रकार की योग्यता का मूल्यांकन कर सकते हैं। जहां तक छात्रों की योग्यता के मूल्यांकन का प्रश्न है, यह एक पक्षीय नहीं है। मूल्यांकन में छात्र की केवल शैक्षिक प्रगति अथवा उपलब्धि की ही जांच नहीं होती, वरन इसमें छात्र के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक आदि सभी गुणों की परीक्षा सम्मिलित रहती है। इस प्रकार मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है। शिक्षा स्थिर न होकर निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए शिक्षा क्या है तो वो स्थिर नहीं है, वो क्या है तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। परिणाम स्वरूप छात्र की शैक्षिक योग्यता, रुचियों, आदतों, अभिवृत्तियों तथा व्यवहार में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। आपने देखा होगा कि बच्चों में क्या होता है, मतलब प्रत्येक मनुष्य में, कि इसमें देखिए योग्यता, रुचि, आदतें, अभिवृत्ति तथा व्यवहार में क्या होता है, इसमें भी परिवर्तन होता है। पहले बच्चा क्या सोचता है, छोटा होता है तो दूसरे तरह का होता है, दूसरे तरह का बिहेव करता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है तो दूसरे तरह के बिहेव करता है, फिर और बड़ा होता है, उसके बाद मैच्योरिटी आ जाती है यानी परिपक्व हो जाता है बच्चा, अब वो बड़ा हो गया। यानी क्या है कि उसमें हर एक चीज में तब्दीली होती है, यानी उसमें परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्या होता है, निरंतर चलता ही रहता है, ऐसा नहीं वो स्थिर नहीं होता है। क्योंकि कुछ चीजें क्या होती हैं, जैसे मान लीजिए समाज में बहुत सी चीजें ऐसी चल रही हैं जो पुरानी रीति रिवाज के हिसाब से चल रही हैं, लेकिन उसमें जब देखा गया कि नहीं इसमें बदलाव होने चाहिए तो बदलाव भी हो रहे हैं, और बदलाव बहुत पहले से हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि अभी नए तरीके से स्टार्ट हुए। यानी कहने का मतलब ये यहाँ पे हो जाता है कि जो आदतें हैं, रुचि है, योग्यता है और व्यवहार में निरंतर क्या होता है तो परिवर्तन होता है। और परिवर्तन के बिना मनुष्य जिंदा भी नहीं रह सकता। कहते क्या वो जिंदगी है? तो जैसे जिस तरह से माहौल बनता है उस तरह से मनुष्य को ढल जाना होता है। अगर मनुष्य उसमें ढल गया तो समझ लीजिए वो वहां पे जीवित रह पाएगा, और जब मनुष्य नहीं उसमें ढल पाता है तो फिर वो अलग थलग रहता है ना। तो ये सब चीजें हो जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका यहाँ पे देख लेते हैं, मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा यह ज्ञात करने की चेष्टा की जाती है कि शिक्षक द्वारा बालक के व्यवहार में परिवर्तन किस सीमा तक हुआ है, किसके लिए छात्र के व्यवहार से संबंधित साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है और तथा उसकी व्याख्या की जाती है। विभिन्न विद्वानों द्वारा मूल्यांकन की परिभाषाएं निम्नलिखित प्रकार से प्रस्तुत की गई। यानी जो ये परिभाषाएं हैं ये आप देखिए, और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, क्योंकि कि परिभाषा, इसकी परिभाषा आप बताएं, परिभाषा ये किसकी परिभाषा है तो आपको बताना होता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है टर्गसन तथा एडम्स के शब्दों में मूल्यांकन का अर्थ है किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना।
इस प्रकार शैक्षिक मूल्यांकन से तात्पर्य है शिक्षण प्रक्रिया तथा सीखने की प्रक्रियाओं से उत्पन्न अनुभवों की योग्यता के विषय में निर्णय देना। ये क्या हो जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, मूल्यांकन का यही अर्थ है। मूल्यांकन का अर्थ क्या है कि किसी वस्तु या प्रक्रिया का मूल्य निश्चित करना क्या हो जाता है, तो मूल्यांकन हो जाता है। इस तरह से आपका हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं मूल्यांकन की विशेषताएं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, तो इसमें समझ लेते हैं। मापन तथा मूल्यांकन के अर्थ को स्पष्ट करने से मूल्यांकन की अग्रलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। नंबर फर्स्ट हो जाता है, जितना व्यापक मानव जीवन है उतना व्यापक मूल्यांकन है। शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा का उद्देश्य क्या है कि सभी यानी सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा से मनुष्य क्या होता है कि जैसे कहते नहीं कि अगर शिक्षा नहीं है, जिसने शिक्षा नहीं प्राप्त की है, आपने हिंदी सब्जेक्ट में पढ़ा है कि जो मनुष्य शिक्षा नहीं प्राप्त किया है, जिसने नहीं की है, तो उसका जीवित रहना वो वाली चीज आपने देखी। लेकिन शिक्षा क्या होती है, मनुष्य को बदल देती है, हमें किस तरह से रहना है, हमें किस तरह से दूसरों से बिहेव करना है, ये सब चीजें मनुष्य कैसे सीखता है, तो शिक्षा के द्वारा ही सीखता है। उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीजें मनुष्य में शिक्षा के द्वारा ही आती हैं। और एक चीज और हो जाती है, जैसे कहते हैं कि पेड़ जो शिक्षित नहीं है वो सीना ताने खड़ा रहता है। कैसा खड़ा रहता है, तो सीना ताने खड़ा रहता है, क्योंकि उसको उस चीज की यही नहीं है कि हमको झुकना नहीं है। लेकिन झुकता कौन पेड़ है, जिसमें फल लगा होता है, यानी जिसको शिक्षा प्राप्त होती है वो मनुष्य झुकता है। तो यानी यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है, तो शिक्षा क्या हो जाती है कि वो सर्वांगीण विकास करती है ना, व्यक्ति का। उसके बाद आपका यहाँ पे हो जाता है, इसमें मानव जीवन के सभी पक्ष सम्मिलित होते हैं। क्यों नहीं भाई, जब सर्वांगीण विकास होगा तो सभी पक्ष, तो जीवन के सभी पक्ष उसमें मिले होंगे यानी सम्मिलित होंगे। जहां से शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण होता है, वहीं से वह आरंभ हो जाती है तथा अनवरत चलती रहती है, यानी अनवरत यानी निरंतर चलती रहती है ना, ये प्रक्रिया क्या होती है। और एक चीज आप ये भी जान लें कि जैसे आपकी शिक्षा है, तो आप सोचे कि जब तक हम स्कूल जाते हैं, विद्यालय जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तब तक हमारी शिक्षा है, ऐसा नहीं। आपने जिस दिन से जन्म लिया उस दिन से आप सीखेंगे, और जब तक आप मृत्यु को प्राप्त नहीं हो जाएंगे, क्योंकि शिक्षा आपको हर एक वो शख्स दे के जाता है, हर एक शख्स आपको सिखा के जाता है। जरूरी नहीं है कि आप विद्यालय से ही सीखें। विद्यालय से आपने सीखा, उसका एक सिलेबस होता है, उसके देखिए होता नहीं कि आपके इस क्लास में ये बुक्स चलेंगी, यही तो होता है, ये टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इस कक्षा में, ये आपका विद्यालय है, यहाँ पे आपको जाना है, इतने बजे से आपका विद्यालय है, आपको इतने बजे से इतने बजे तक आपको विद्यालय में पढ़ना है। ये आपकी हो गई औपचारिक शिक्षा। यानी औपचारिक शिक्षा का मतलब ये होता है कि जिसके लिए एक निश्चित समय हो, जिसके लिए शिक्षक उपलब्ध हो, जिसके लिए आपका पाठ्यक्रम हो, यानी एक निश्चित समय से हर एक चीज योजना के अनुसार हो, तो वो क्या होती है, वो औपचारिक शिक्षा होती है, जो आप स्कूल में, कॉलेजेस में प्राप्त करते हैं। उसके बाद आप आ जाए अनौपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि आपका एक निश्चित समय इसमें नहीं होता, आप कहीं भी खड़े हैं, कहीं पे बैठे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, आप वहां पे शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके लिए कोई टाइम फिक्स नहीं है, उसके लिए कोई डेट फिक्स नहीं है, उसके लिए कोई विद्यालय फिक्स नहीं है, उसके लिए कोई सिलेबस भी फिक्स नहीं है। आप देखिए हर जगह, और ये नहीं कि अपने से बड़ों से ही हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, नहीं, हम अपने से छोटों से भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। हमारे वो हमसे कम पढ़े हैं, हम उनसे भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, हमसे कोई ज्यादा पढ़ा है, हम उससे भी शिक्षा प्राप्त करते हैं, कोई कुछ भी नहीं पढ़ा है फिर भी हम उससे भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हो जाता है कि शिक्षा क्या होती है, वो निरंतर चलती रहती है, मतलब जीवन पर्यंत हम कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। यहाँ पे कहने का मतलब ये हो जाता है। वो बात अलग की है कि स्कूल और कॉलेजेस का टाइम अलग होता है कि हाँ उसमें हमें जाके शिक्षा प्राप्त करनी होती है, और अनौपचारिक शिक्षा हम कभी भी कहीं से भी प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका हो जाता है। उसके बाद है मूल्यांकन की धुरी, उसके उद्देश्य हैं। समस्त मूल्यांकन प्रक्रिया उद्देश्यों की प्राप्ति है, उसके लिए दिए गए अनुभवों एवं साक्ष्यों के इर्द गिर्द घूमती है। शिक्षा
कि किसी भी व्यवस्था क्रिया से हम मूल्यांकन को नहीं हटा सकते। ये संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था को सुधारने में हमारी सहायता करता है और आपका मूल्यांकन मापक है तथा शिक्षा के हर पद या व्यवस्था पर एक नियंत्रक यानी चेकर का कार्य करता है। क्योंकि बिल्कुल जब हम देखिए पढ़ते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद जो आपका जो औपचारिक शिक्षा हो जाती है, यहाँ पे हमने देखिए दोनों शिक्षा की बात की, जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी उसके बारे में हमने बात की कि औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा होती है। और उसका क्या होता है, जब आप औपचारिक शिक्षा लेते हैं तो आप पढ़ रहे हैं, आप किसी भी क्लास में हैं, मान लीजिए आप किसी भी क्लास में हैं, एक्स क्लास में हैं, क्योंकि ये इसका मतलब ये हो जाता है किसी भी क्लास में, है ना। तो आप क्या है, आप पढ़ते गए, फिर उसके बाद आपका क्या होगा, मूल्यांकन होगा, मापन होगा। क्योंकि कि आपको कितना आया है, आपने कितना सीखा है, यही तो होता है ना। तो ये चीज यहाँ पे हो जाती है। अब देख लेते हैं मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यों को समझ लेते हैं। मूल्यांकन का उद्देश्य होता है ऐसे साक्ष्य एकत्रित करना जिससे यह पता चले कि शिक्षण उद्देश्य, अधिगम, अनुभव एवं अन्य क्रियाएं कितनी प्रभावशाली हैं। मुफात के अनुसार मूल्यांकन के दो उद्देश्य हैं। पहला, मूल्यांकन यह जानने में सहायक है कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। यही तो होता है ना कि भाई किस सीमा तक प्राप्त किया गया है, कितना इनको आ गया है, इसीलिए तो होता है ना। और दूसरा, यह शिक्षक को अपने छात्रों को व्यक्तियों के रूप में जानने में सहायता भी प्रदान करता है। इस प्रकार मूल्यांकन के अग्रलिखित उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पहला, मूल्यांकन यह जानने में सहायक है कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया यानी लिया है ना, कि कितना प्राप्त किया है। तो जब हम टेस्ट लेते हैं, एग्जाम होता है, तभी तो ये चीज की जानकारी होती है कि कितना बच्चे ने सीखा है। ये चीज यहाँ पे हो जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स हैं, इनको समझ लेते हैं। विद्यार्थियों के विकास को निर्देशित करना, विद्यार्थियों के गुण दोषों को पहचानना तथा उनका निदान करना यानी देखिए यहाँ पे जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आप जब मापन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो आपको क्या, जैसे आपने जाना कि किसी बच्चे में क्या है, कोई चीज की कमी रह गई है ना। तो जिस चीज की कमी रह गई है आप टेस्ट के द्वारा ही तो जानेंगे। तो जब आप टेस्ट करेंगे तो उसके द्वारा जानेंगे, तो आप बच्चों में जो वो कमी है उसको पूरा करेंगे, है ना, पूरा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका हो जाता है विद्यार्थियों के गुण दोषों को पहचानना तथा उनका निदान करना यानी डायग्नोस्ट करना, यानी जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को पहले जाना जाता है। यानी कि किसी बच्चे में कोई प्रॉब्लम है तो उसके बारे में पहले हम जांच करेंगे। यानी जैसे आप डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डॉक्टर जांच करता है, यानी डायग्नोस्ट करता है, यानी निदान करता है ना, निदानात्मक परीक्षण करता है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है जब वो जान लेता है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देता है, यानी उसने उपचार कर दिया। तो आप भी तो शिक्षक हो, तो आप भी तो एक डॉक्टर ही तो हुए। यानी डॉक्टर से इसलिए मतलब जोड़ा गया है कि आप भी बच्चों में जो कमियां हैं उसका पहले निदान करेंगे, फिर उसका उपचार करेंगे, फिर उसको आप क्या करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग उसको शिक्षा देंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप उसको क्या करेंगे, जब उसमें जो कमियां होंगी उसको सुधारेंगे, फिर उसको आप पढ़ाएंगे। तो बच्चे क्या करेंगे, चीजों को सीखेंगे, समझेंगे। और ये भी आपको पता लगाना है कि बच्चा ये जो है ये किस तरह से सीख सकता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत लोग क्या कहते हैं कि ये बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, यानी क्या है, बच्चे में कमी है। नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम है इसलिए वो नहीं सीख पा रहा है। तो आप पहले इसका पता करें कि आखिर ये बच्चा सीख क्यों नहीं चीजों को पा रहा है। तो आप क्या करेंगे, डायग्नोस्ट करेंगे। फिर जब आपको पता चलेगा ये बच्चा इस वजह से नहीं सीख पा रहा है, हो सकता है जो आप मेथड बता रहे हैं वो उसको थोड़ा सा टफ लग रहा हो और बच्चों की अपेक्षा, क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं, सामान्य बुद्धि के होते हैं, तो वो चीजों को क्या है, ना तो ज्यादा जल्दी ना ज्यादा देर में, मतलब नॉर्मल होते हैं, यानी नॉर्मल तरीके से वो फिक्स टाइम में सीख जाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, तो उनको जैसे ही आपने चीजों को बताया बच्चे वैसे ही उन चीजों को समझ जाते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, दो से तीन बार भी आप बच्चों को समझाएंगे लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है, ऐसा होता है ना। तो जब उनको समझ में नहीं आता है तो आप अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे, उनका डायग्नोस्ट करेंगे कि हो सकता है कि बच्चा इस वजह से नहीं सीख पा रहा हो सकता है जो हम बता रहे हैं वो मेथड गलत, थोड़ा सा टफ लग रहा हो, तो आप उस मेथड को थोड़ा इजी करेंगे, है ना।
हालांकि बहरहाल बात यह है कि सारे बच्चों को आपको शिक्षा देनी है, यानी समावेशी शिक्षा आपको देनी है। यानी सभी बच्चों को समावेशी शिक्षा मतलब क्या होता है, ये आपका पूरा एक सब्जेक्ट है, इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे बात आई तो बता देते हैं। समावेशी शिक्षा वो होती है जो वो बच्चा अमीर तबके से आया हो या गरीब तबके से आया हो, या वो लड़का हो या वो लड़की हो, ठीक है, वो मतलब नॉर्मल हो। यानी नॉर्मल का मतलब ये है कि उसमें कोई भी जैसे सुनने में या बोलने में उसको कोई दिक्कत हो रही है, या वो सामान्य बच्चा हो, यानी उसका हर चीज एकदम परफेक्ट हो, वो सुन भी रहा हो, बोल भी रहा हो, हर चीज, यानी सभी भेदभाव को मिटा के, जात पात छुआछूत मतलब सभी भेदभाव को मिटाकर एक ही छत के नीचे शिक्षा देना क्या कहलाता है, तो वो समावेशी शिक्षा कहलाता है। और हर अध्यापक का यही कर्तव्य होना चाहिए, और यही होता है कि वो बच्चों में बिना भेदभाव किए हुए और उनको शिक्षा दे और एक जैसी समान शिक्षा दे, तो ये हो जाती है समावेशी शिक्षा। ठीक है ना, तो यहां तक आपका क्लियर हो गया, यानी निदान करना और उपचार करना। और यहाँ पे 3rd नंबर पे आपका उपचार है, 2nd नंबर पे आपका निदान है। निदान मतलब होता है जांच करना कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी जांच करना। उसके बाद उपचारात्मक मापन का के क्षेत्र को स्पष्ट करना, यानी उस मापन को आपको क्या करना है, स्पष्ट करना है, यानी बच्चे को क्या उपचार देने हैं, है ना, कि क्या उपचार देने हैं, इसका एक क्षेत्र स्पष्ट करना। उसके बाद आपका हो जाता है 4 नंबर पर पाठ्यक्रम अर्थात अधिगम अनुभव। अधिगम मतलब क्या होता है, लर्निंग मतलब सीखना, है ना। अधिगम मतलब क्या होता है, तो सीखना। जब आपको इसके बारे में नहीं पता होगा तो आप इसके बारे में कैसे लिखेंगे, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आता जरूर है। अधिगम के बारे में बताएं, या इससे रिलेटेड लघु उत्तरीय में भी आ जाता है, तिलघु में भी आ जाता है, तो आप इसको याद कर लें। अधिगम का मतलब होता है सीखना, यानी लर्निंग। तो इसके क्या हो जाते हैं, पाठ्यक्रम अर्थात अधिगम अनुभव, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों, अवयवों तथा परीक्षण की तकनीकी में सुधार हेतु आधार प्रस्तुत करना तथा जांच करना। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो शिक्षण विधियां हैं, विषय वस्तु है ना, अधिगम जो जिससे आप सीखेंगे, पाठ्यक्रम है, उनमें क्या है, तकनीकी में सुधार हेतु आधार प्रस्तुत करना और जांच करना। उसके बाद आपका हो जाता है ये जांच की बालकों ने, यानी बालकों ने योग्यताओं, कुशलताओं, अभिवृत्तियों, रुचियों को किस सीमा तक ग्रहण कर लिया है। यानी ये भी आपको जानना है कि बच्चे ने किस तरह से कितना, यानी योग्यताओं, कुशलताओं, अभिवृत्तियों, रुचियों को किस सीमा तक ग्रहण कर लिया। यानी जब बच्चे का क्या होगा, जब उसमें योग्यता होगी, है ना, तो योग्यता के अनुसार बच्चा सीखता है। और उसके बाद आपका क्या हो जाता है, जैसे आप बच्चा जब रुचि लेगा, यानी इंटरेस्ट लेगा। आप किसी बच्चे से कहो आपको इतना पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, बच्चा नहीं पढ़ेगा। अगर उसका मन है, अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है, और अगर बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो चीज़ों को क्या करेगा, वो सीखेगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आप कहते कहते आप कुछ भी हो जाओ, लेकिन बच्चा क्या करेगा, बच्चा वो चीज़ें नहीं सीखेगा। यही तो है ना। और उसके बाद आपका हो जाता है रुचियों को सीमा तक ग्रहण करना, यानी कुशलताओं, अभिवृत्ति, रुचियों को किस सीमा तक ग्रहण कर लिया, ये सब चीजें इसमें हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका हो जाता है, नेक्स्ट में है बालकों की सफलताओं, विफलताओं, कठिनाइयों तथा समस्याओं का यथेष्ट निर्धारण करना। यानी क्या यहाँ पे कहा जा रहा है कि बालकों की सफलताओं, विफलताओं, क्योंकि वो सफल है तो वो चीज तो अच्छी है, लेकिन वो विफलता को प्राप्त करना है, क्यों, वो भी रीजन तो आप जानेंगे। उसकी जो कठिनाइयां हैं, उसकी जो समस्या है, उसका यथेष्ट निर्धारण करना। यानी ये आपका कर्तव्य है कि आप, बच्चा अगर सफल नहीं हो पा रहा है तो आप रीजन जाने कि आखिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, आप उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालें, है ना, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन होता ही होता है। और फिर उसके बाद है उचित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में छात्रों की सहायता करना। बिल्कुल, क्योंकि उचित शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में क्या करना है, तो बच्चों की यानी छात्रों की सहायता करना है, और शिक्षण की सफलता एवं विफलता की जांच करना है, शिक्षकों की कुशलता एवं सफलता को मापना है, अन्वेषण करने, भविष्यवाणी करने तथा पूर्वानुमान लगाने में सहायक होना। यानी क्या होता है भविष्यवाणी, क्या भाई होती है भविष्यवाणी, यही तो होती है अगर बच्चा आज अच्छे से पढ़ रहा है तो वो कल का भावी नागरिक, अच्छा भावी नागरिक बनेगा। भावी नागरिक मतलब भाई सफल होगा, तो यही भविष्यवाणी हो जाती है।
है ना। और उसके बाद शैक्षिक मूल्यांकन का अंग अधिगम अनुभव होता है। यहाँ तक आपका हो गया, यानी यहाँ पे आप लोगों का ये आज का जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाता है। तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ों पर डिस्कस किया तो देख लेते हैं। सबसे पहले शैक्षिक मापन का अर्थ, इसको जाना, कुछ परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा। उसके बाद मापन के प्रकार, 2 प्रकार होते हैं, कौन कौन से, तो परिमाणात्मक मापन और गुणात्मक मापन होता है, इसके बारे में जाना। उसके बाद शैक्षिक मापन के प्रकारों को जाना और उसके बाद मूल्यांकन का अर्थ जाना। मूल्यांकन के अर्थ को जानने के बाद इसकी विशेषताओं को जाना, विशेषताओं के बाद मूल्यांकन के उद्देश्यों को जाना और उसके बाद उद्देश्यों को उसमें कई पॉइंट्स को जाना और इसमें डिटेल में डिस्कस की। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है, कुछ क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। और आप लोगों का सीरियल वाइज ये चैप्टर चलेगा। जैसे पहले हम लोग इसके नोट्स, मतलब यानी आप लोगों को नोट्स बनाने हैं और हमें आप लोगों को प्रोवाइड कराने हैं, यही चीज़ तो है। तो आप नोट्स बनाते चलें। उसके बाद जैसे ही आप लोगों का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होगा तो क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आंसर कंप्लीट करवाएंगे। क्वेश्चंस को कंप्लीट कराने के बाद फिर नेक्स्ट आपका चैप्टर आएगा। तो इस तरह से कंटिन्यू करेंगे, है ना। और उसके बाद जब आप लोगों के ये सब कंप्लीट हो जाएंगे तब सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो इससे क्या होगा, सीरीज से आपके रिवीजन होगा। जब आपको चीजें बारीकी से पता होगी कि उपचारात्मक क्या होता है, निदानात्मक क्या होता है, अधिगम क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में आप जानेंगे। तो जब यानी समावेशी शिक्षा क्या होता है, तो ये चीजें जब आप सुन रहे होंगे, क्योंकि जब पहली बार कोई चीज सुनी जाती है तो क्या होता है, ऐसा लगता है ये क्या चीज है ना। जब उसके मतलब नहीं पता होते हैं तो ये होता है ये है क्या चीज। तो सब चीजें आप डिटेल में जानेंगे और इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।